नमस्कार मित्रों, RBIS फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसमें भारतीय कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए शुरुआत करते हैं PCS परीक्षा 1991 में पूछे गए प्रश्न से। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक के शासनकाल में सांची का स्तूप बना था। सांची का स्तूप अशोक ने बनाया। देखिए रिपीटेड प्रश्न है। वहीं ये देखिए नीचे दिए गए सुमेलित करने के लिए आया है। स्थान और स्मारक भग्नावशेष देखिए कौशाम्बी में देखिए धोरिता राम मठ है। कौशाम्बी में घोषिता राम मठ है। वहीं कुशीनगर में रानाभर स्तूप है। वहीं सारनाथ में धमेक स्तूप है। वहीं श्रावस्ती में सहेत महेत है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। कौशाम्बी में घोषिता राम मठ, याद कर लीजिए। कुशीनगर में रानाभर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप, श्रावस्ती में सहेत महेत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सार्थवाह किसे कहते हैं? व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा जाता है। मौर्य काल में व्यापारिक काफिला कारवां को सार्थवाह कहा जाता है। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। सारनाथ स्तंभ, ठीक है। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुए पत्थर से बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। आइए थोड़ा सा सांची के स्तूप के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो कि अशोक जी द्वारा बनाया गया था। स्थापत्य कला की दृष्टि से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था। वहीं जबकि भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है और इस 2री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग। सांची तथा भरहुत स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो सांची और भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर है। किस नदी के तट पर है? कृष्णा नदी पर अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में। वहीं कर्नल कोलिन मैकेंजी ने इस स्तूप कौन सा स्तूप? अमरावती स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया था। वहीं आगे प्रश्न आ जाते हैं, देखते हैं। इसमें तीर्थ यात्रा के समय अशोक ने निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया था? आपको क्रम वाइज बताना है किस मार्ग का अनुगमन किया था। सबसे पहले गया, फिर कुशीनगर, फिर लुम्बिनी, फिर कपिलवस्तु, फिर 5वां सारनाथ, फिर श्रावस्ती। जीवन के अंत समय में देखिए इसकी व्याख्या कर लेते हैं तो इस बात समझ में आ जाएगी। सुन लीजिए बात को। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद अशोक ने आखेर तथा बिहार यात्राएं रोक दी। उसके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में गया। अशोक ने उन स्थानों की पूजा भी की। सर्वप्रथम वह बोध गया की यात्रा करता है। उस यात्रा का क्रम इस प्रकार से है: गया, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। आइए अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। आइए थोड़ा सा अशोक के शिलालेखों इंस्क्रिप्शन पर चर्चा करते हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है।
उनके अभिलेख का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। ठीक है। शिलालेख 24 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान है सहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, जौनागढ़, धौली, एर्रागुड़ी, सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख सहबाजगढ़ी, मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। कौन सी? सहबाजगढ़ी और मानसेहरा। तक्षशिला के अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी अरमाइक लिपियों में लिखा गया है। द्विभाषी यूनानी तथा सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लंगमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो सहबाजगढ़ी और मानसेहरा खरोष्ठी लिपि में है। वहीं पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में? प्राकृत भाषा में है। भारत में पाए गए प्राचीनतम ऐतिहासिक शिलालेख अशोक के हैं, जो मुख्यतः ब्राह्मी तथा गौड़ता, खरोष्ठी, अरमाइक, यूनानी लिपि में है। प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण किए गए हैं। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो पत्थरों की पट्टियों पर किया गया है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टी शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय हासिल किया था। किसने? जेम्स प्रिंसेप। पीसीएस में कई बार पूछा गया, अशोक के अभिलेख पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। अशोक के शिलालेखों में सर्वप्रथम वो किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। आईएएस में, पीसीएस में, पीएससी, जीआरसी में कई परीक्षाओं में देखिए पूछा गया है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अशोक ने रुम्मनदेई स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। रुम्मनदेई। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की अशोक ने, तथा वह एक शिला स्तंभ स्थापित वहां पे किया था। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी का धार्मिक कर्म माफ कर दिया था तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था अशोक ने। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम का उल्लेख होता है कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के नाम का उल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह उज्जैन से बड़ौद जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर पड़ता था। वहीं केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाभरू स्तंभ। कौन सा? भाभरू। भाभरू मतलब बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। कालसी प्रसिद्ध है। अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। कालसी है उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है। यह अशोक का शिलालेख मिला है। उत्तराखंड में सम्राट अशोक की एक प्रति कहाँ मिलती है? कालसी से। वहीं इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख में मिलता है। याद रखिएगा। देखिए, अशोक के राज्यकाल में पहली घटना कलिंग युद्ध, इसमें अशोक की विजय हुई थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख तथा पश्चाताप व्यक्त किया। आइए, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख 12। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12 से सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने का कामना की गई तथा धार्मिक सहिष्णुता पालनीय उपाय बताया गया है। वहीं अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वह है 2 और 13वां शिलालेख। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख संगम राज्यों जिसमें चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी श्रीलंका का नाम है की सूचना मिलती है। ठीक है।
आगे के प्रश्न में आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो चोल, सत्यपुत्र, पांड्य की ब्रज है, लेकिन सातवाहनों के बारे में वर्णन नहीं मिलता अभिलेखों में। वहीं निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसर पर पशु बलि पर रोक लगा दी गई थी? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो शिलालेख 1 में पशु बलि पर विरोध की बात की गई, रोक लगाने की बात की है। टॉलमी फिलाडेलस, ध्यान से पढ़िए, टॉलमी फिलाडेलस, जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? मिस्र का शासक था टॉलमी फिलाडेलस। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अशोक का समकाली तुर्मय कहाँ का राजा था या मिस्र का राजा था? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? मौर्य काल में ये संबंध थे। वहीं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? सौहगौरा ताम्रपत्र में जो संकट काल के समय खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का एक प्राचीनतम शाही आदेश है, सौहगौरा ताम्रपत्र। ठीक, अगला प्रश्न आ जाते हैं। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने, चोरी के लिए इनमें में से कौन सा दंड दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। ठीक है, इसमें पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 23 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा 30 सदस्यों की समिति द्वारा होता था, जिसमें कुल 6 समितियां थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। बिक्री कर का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने को में मृत्युदंड दिया जाता था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में भेजा गया राजदूत था। वह पूर्व में अराकोशिया के क्षत्रप के राज दरबार सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज ने काफी समय मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिख दिया, लिपिबद्ध कर दिया। मेगास्थनीज भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित करता था? 7 श्रेणी में विभाजित करता था, जिसमें पहली श्रेणी दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उनके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, ना ही उनसे भिन्न पेशा कर सकता था। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दासता नहीं थी? मेगास्थनीज की इंडिका में यह वर्णन है। वहीं अगला और अंतिम प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेख है मेगास्थनीज की इंडिका में। कौन कौन से वर्ग हैं एक बार फिर से देखिए? दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।